चलिए, तो लास्ट हमने इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट में कौन से 2 पॉइंट्स पढ़े थे विद द लेटर ई, किसी को याद है? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। कोर्स पूरा पढ़ाया, खत्म भी हो गया, बट टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, तो हम इफेक्टिव थे बट एफिशिएंट नहीं थे। कोर्स पूरा पढ़ाया बट सो कॉल्ड जल्दी खत्म हो गया और कॉस्ट भी लेस थी, तो हम इफेक्टिव भी थे एज वेल एज एफिशिएंट भी थे। चलिए, तो इसी के साथ अब चलते हैं आगे। वेरी क्विकली अपनी अपनी होमवर्क कॉपीज ओपन कर लीजिए, सॉरी क्लासवर्क कॉपीज ओपन कर लीजिए वेरी क्विक। तो हम लोग मैनेजर्स के बारे में पढ़ चुके थे, इफेक्टिविटी और एफिशिएंसी के बारे में पढ़ चुके थे। यहां तक आई होप सो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और यहीं से हमको स्टार्ट करना था। चलिए, तो यहाँ पे बॉस असिस्टेंट से क्या बोल रहा है? योर मंथली सेल्स टारगेट इज ₹2 करोड़। 2 करोड़ रुपए की सेल तुमको करनी है, कितने की? 2 करोड़ रुपए की। नाउ शी सेज ओके, ये टारगेट मीटअप हो जाएगा। अब ये टारगेट 1 मंथ के अंदर मीटअप होना था और कितने टाइम में मीटअप हुआ है? 35 डेज में। कितने दिन ज्यादा लगे? 5 दिन की एक्स्ट्रा तनख्वाह देनी पड़ेगी, 5 दिन की एक्स्ट्रा मेहनत लगी, तो टारगेट तो मीटअप हो गया है, इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है, सस्ते में नहीं हो पाया काम। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? यू आर इफेक्टिव बट यू आर नॉट एफिशिएंट, तो इसको हो सकता है थोड़ा सा इंसेंटिव मिले, बहुत ज्यादा इंसेंटिव नहीं मिलेगा। बातें समझ में आ रही है सबको? पक्का? क्या हो गया? अच्छे से हंसे लोग, क्यों हंसे भाई? कुछ खास? चलिए, तो अनन्या जी, मनल जी, रौनक जी, रितिका जी, यशार्थ जी, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। चलिए, लेट्स कंटिन्यू। यस सर। तो दोनों में डिफरेंस वेरी क्विकली लोग लिख लें अपनी अपनी कॉपीज में। वैसे नोट्स आर अंडर प्रिंट, 1-2 दिन में मिल जाएंगे सबको। इफेक्टिव का मतलब है सही काम करना और गोल को अचीव करना। एफिशिएंट का भी थोड़ा बहुत मतलब यही होता है, बट इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स कॉस्ट। कहने का मतलब एफिशिएंसी जो है वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, बट इफेक्टिवनेस जो है ये मैनेजमेंट का टॉपिक है। इफेक्टिवनेस में अकाउंटेबिलिटी या अकाउंटिंग या कॉस्ट जैसी कोई चीज नहीं है, एफिशिएंसी में कॉस्ट जैसी चीज है। तो आपने मम्मी से नाश्ता मांगा, उन्होंने दिन में 1:30 बजे आपको बढ़िया सैंडविच बना के दे दिया, तो मम्मी वॉज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। सैंडविच तो बनाया बट जिस टाइम पे बनना चाहिए था उस टाइम पे नहीं बनाया। गॉट इट? प्लीज डू इट फास्ट। मूविंग अहेड, आपके सामने एक केस स्टडी आ रही है। हीरो लिमिटेड का टारगेट है कि उनको 10,000 शर्ट्स पर मंथ बनानी है, 150 रुपए कॉस्ट के हिसाब से। प्रोडक्शन मैनेजर ने ये टारगेट तो अचीव किया, 10,000 शर्ट्स बनाई, बट शर्ट की कॉस्ट 150 एस्टिमेट की गई थी। कितने रुपए में शर्ट बनी है? 160 में। तो काम कंप्लीट हुआ कि नहीं, पहले तो ये बताइए। तो ये क्या है? इफेक्टिव है, बट किस प्राइस में प्रोड्यूस करने की बात हुई थी और हुई किस में? तो कितनी ज्यादा हो गई? 10 रुपीज। तो ये एफिशिएंट नहीं है। इस चीज को आप ग्रेजुएशन 2nd ईयर में फिर से पढ़ेंगे, इन द नेम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, और इसको बोलते हैं कि आपकी कॉस्ट जितनी एस्टिमेटेड थी उससे ज्यादा लग गई। दिस इज नोन एज चिल्ड्रन एडवर्स कॉस्ट वेरिएंस। सो ग्रेजुएशन में एक चैप्टर होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है कभी भी कोई भी फैक्ट्री जब कुछ प्रोड्यूस करती है तो वो पहले से एक अजम्पशन लेके चलती है कि हमारी इतनी एस्टिमेटेड कॉस्ट आनी चाहिए, उसी के हिसाब से वो अपनी सेल प्राइस वगैरह फिक्स करते हैं। फिर अकॉर्डिंगली जैसे मटीरियल लेबर वगैरह महंगा होता रहता है, उनके प्राइसेस बढ़ते हैं। तो टोयोटा गाड़ी का कोई पर्टिकुलर मॉडल था, 10 लाख रुपए इंट्रोडक्टरी प्राइस रखी गई 2 साल पहले, बट आज वो 11.5 लाख का बिक रहा है, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मटीरियल महंगा हो गया, लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा फैक्ट्री का बढ़ गया, टैक्सेस जो थे फैक्ट्री के वो बढ़ गए, टैक्सेस मतलब वाटर टैक्स वगैरह। तो कंपनी की प्रोडक्ट बनाने की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है, अकॉर्डिंगली वो अपनी सेलिंग प्राइस भी बढ़ा देंगे। बट कितनी बढ़ती है वो एक इसका एस्टिमेशन लेंगे, जिसको बोलते हैं बजटेड कॉस्ट। व्हाट? तो इन्होंने सोचा था कि इनकी बजटेड कॉस्ट कितनी आएगी? 150 रुपए, बट जब प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो कितनी आ गई? 160। ऐसा कैसे हो सकता है? मल्टीपल रीजंस आर देयर। भाई मटेरियल नहीं था, लेबर खाली बैठा है, तो हमको उसको सैलरी तो देनी है। जो काम 15 दिन में होना था वो 18 दिन में हो गया। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? जैसे कोविड पीरियड में कभी ये सोचा भी नहीं था कि क्लास 12th का एग्जाम 2 बार होगा,
10th का 2 बार होगा, तो आपने शायद 10th का एग्जाम 2 बार दिया होगा ना, टर्म 1 टर्म 2 करके। तो आपसे बोर्ड वालों ने फीस 1 बार ली थी, बट एग्जाम उनको 2 बार कराना पड़ गया, तो उनका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो इफेक्टिव थे, एग्जाम कराया, बट एफिशिएंट नहीं थे। जनरली एग्जाम मार्च के महीने में फिनिश हो जाता है, गॉट इट क्लियर, बट उन्होंने एग्जाम भी थोड़ा सा डिले कर दिया, क्योंकि भाई नवंबर दिसंबर तक तो टर्म 1 ही चला, 3-4 महीना बच्चा पढ़ेगा, फिर टर्म 2 का एग्जाम देगा। तो अब ऐसे सोचा जाए कि सेशन 12 महीने के बजाय 14 महीना चल गया, अप्रैल से स्टार्ट हुआ और लगभग अगले मई में जाके खत्म हुआ। तो अप्रैल टू मार्च 12 मंथ्स, अगेन मार्च अप्रैल 2 महीना और, तो 14 महीने आपने 10वीं में पढ़ाई की। तो 12 महीने का सिलेबस, एग्जामिनेशन पीरियड, पूरा सेशन कितने टाइम में खत्म हुआ? 14 मंथ्स में खत्म हुआ। इफेक्टिव थे, बट टाइम पे खत्म नहीं हुआ। आपने भी ज्यादा पढ़ाई की होगी, आपका भी पढ़ाई का खर्चा थोड़ा सा बढ़ गया। जहां पे 9 to 10 मंथ्स कोचिंग की फीस दी होगी आपने, वहां पे देनी पड़ गई 12 to 13 मंथ्स। सो यू आर इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। तो आज का इफेक्टिविटी और एफिशिएंसी ग्रेजुएशन के कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट वेरिएंस के नाम से बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो अगर टीचर ये चीज आपको ना भी बताए तो आपको याद रखना है कि आप इसको ऑलरेडी पहले कभी पढ़ चुके हैं। अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? चलिए, तो ये बात समझ में आ गई कि वो इफेक्टिव है बिकॉज द वर्क वॉज डन ऑन टाइम। वर्क वॉज डन ऑन टाइम। वॉज द वर्क डन ऑन टाइम? यस यस यस, ये तो लिखा है टारगेट अचीव कर लिया, बट कॉस्ट 150 से कितनी हो गई? 160। सिंपल एज दैट। तो मैनेजर इफेक्टिव है बट एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। गॉट इट? नो नीड टू कॉपी दिस, नोट्स में है ये। चलिए, इस हेडिंग को आप लिख लेंगे, और ये हेडिंग है क्या? सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर आपके घर में कौन है जिसे आप हेड ऑफ द फैमिली बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। उसके बाद किसका नंबर आता है? पेरेंट्स का। और उसके बाद किसका नंबर आता है? बच्चा पार्टी। तो ये जो लेवल होता है, दिस इज कॉल्ड एज टॉप लेवल। इस लेवल को क्या बोलते हैं? मिडिल लेवल। और इसको क्या बोलते हैं? अब गलती यहीं पे होती है। दिस इज एक्चुअली मैनेजमेंट की भाषा में कॉल्ड एज ऑपरेशनल लेवल, और इट इज कॉल्ड एज सुपरवाइजरी लेवल। इसके नीचे वाला जो लेवल होता है चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड एज लो लेवल। मैं बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाता हूं। मुकेश अंबानी एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या ये आपके घर में आए थे जियो का सिम पोर्ट कराने के लिए? छोटी सी डिवाइस लेके अंगूठा लगा दीजिए, लाइए आपकी फोटो खींच लें। क्या मुकेश अंबानी फोटो खींच रहे थे? नो। क्या मुकेश अंबानी ऑफिस में बैठ के नोट गिन रहे हैं तुक लगा के? नो, ये लोग ये सब काम नहीं करते। ये क्या काम करते हैं? पॉलिसी बनाते हैं। जब बिडिंग होती है 3G 4G 5G 6G के लाइसेंस की, ये बिडिंग में अपने सो कॉल्ड बिजनेसमेट्स के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, तो दे आर एट द पॉलिसी मेकिंग पोजीशन। द लेवल इज टॉप लेवल। CEOs, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, तो रतन टाटा हो गए, या नंदन नीलकेनी जी हो गए, या NR नारायण मूर्ति हो गए, तो दीज पीपल बिलोंग टू विच लेवल? टॉप लेवल। तो आपने अगर कभी बैंक के बारे में कुछ भी सुना हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो जो जनरल मैनेजर या जो प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक हैं, ये सब किस लेवल पे आएंगे? टॉप लेवल पे आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद हर बैंक में एक मैनेजर होगा, असिस्टेंट मैनेजर होगा, जो जनरली पैसे के लेन देन का बैंक में कोई काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि पूरा काम ठीक से मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो उस ब्रांच के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये लोग किस लेवल पे आ जाएंगे? मिडिल लेवल पे। उसके बाद आपको कैश काउंटर पे कुछ एम्प्लॉइज नजर आएंगे, जब आपको चेकबुक लेनी है तो उस काउंटर पे कोई एम्प्लॉइज नजर आएंगे, आपको अपना फोन नंबर या KYC अपडेट कराना है तो वहां पे आपको कुछ एम्प्लॉइज नजर आएंगे। ये एक्चुअली काम करते हैं, पब्लिक से इंटरैक्ट करते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल। और इसके नीचे बैंक का चपरासी और गार्ड होते हैं, वो एक्चुअली लो लेवल पे आते हैं। तो सिलेबस के हिसाब से हर जगह आपको 3 लेवल पढ़ने को मिलेगा, बट रियलिटी में कितने होते हैं? 4 लेवल्स होते हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? फैक्ट्री की बात करते हैं, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो मारुति के जो CEO हैं, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होंगे, किस लेवल पे आएंगे? टॉप लेवल पे। उसके बाद जो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे बैठते हैं,
जो लोग ऑल इंडिया देखेंगे भाई कितने शोरूम्स हमारे काम कर रहे हैं, किस शोरूम की सेल ज्यादा है, किसको ज्यादा इंसेंटिव देना है, कहाँ पे सेल्स के लिए और प्रेशर डालना है, ये सब लोग कहाँ पे आएंगे, मिडिल लेवल पे। और जब आप कार के शोरूम में विजिट करते हैं, वहां पे जो आपको सीनियर ऑफिसर्स नजर आते हैं, जिनके साथ आप डील तो नहीं नेगोशिएट करेंगे, बट वो लोग देखेंगे कि शोरूम में कार की सेल सही चल रही कि नहीं, स्टॉक फैक्ट्री से ठीक टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, कस्टमर का फीडबैक लेके उसको सपोर्ट देना। दे ऑल्सो बिलोंग टू विच लेवल, ऑपरेशनल सुपरवाइजरी लेवल। फिर जो क्लेरिकल स्टाफ होता है, जो कार शोरूम के सर्विस सेंटर में मैकेनिक होता है जो गाड़ी की सर्विसिंग कर रहा है, दे ऑल कम इन लो लेवल। और इसी लेवल्स में कंफ्यूजन होता है, बच्चे सोचते हैं कि ये सब लोग कहां पे आते हैं, ऑपरेशन, नहीं, दे कम इन लो लेवल। समझ में आ गया? तो यू कैन से कि आप डायरेक्टली जिससे इंटरैक्ट करते हो किसी भी बिजनेस में, वो या तो ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी लेवल होता है, या तो उससे भी नीचे का लेवल होता है। क्लियर? आप जावेद अबीब के हेयर कटिंग सलून में चले गए, तो वहां पे जो सलून का मैनेजर होगा, ही इज सेट टू बी एट द ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी लेवल, और जो नाई बाल काट रहा है वो लो लेवल होगा। आप मोहल्ले की लोकल नाई की दुकान पे चले गए, वही पैसे लेता है, वही बाल काटता है, तो वो ऑपरेशनल लेवल भी हेड कर रहा है एज वेल एज लो लेवल भी हेड कर रहा है। सुनाई पड़ गई बात? आपने उनका नाम सुना होगा, रविंद्रन बायजूस का, जो बायजूस के ओनर है, तो ही इज एट द टॉप लेवल। उसके बाद उन्होंने कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स बनाए जो ऑल इंडिया उनके फ्रेंचाइज सेंटर्स को हैंडल करते हैं, जो वो बोलते हैं उन चीजों को एग्जीक्यूट कराते हैं, इट इज द मिडिल लेवल। फिर हर सेंटर का जो इंचार्ज होगा, ब्रांच मैनेजर होगा, वो ऑपरेशनल, और उनके यहाँ जो टीचर्स होंगे वो, क्योंकि वही डायरेक्टली प्रोडक्ट या सर्विस को डिलीवर कर रहे हैं। गॉट इट? सिविक्स पढ़ी है लोगों ने, सबने पढ़ी है ना सिविक्स? तो भाई सिविक्स में भी लॉजिक कुछ ऐसा ही चलता है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट किस लेवल पे आएंगे कंट्री को मैनेज करने में? एट द टॉप लेवल। फिर हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हो गए, हर स्टेट के, सॉरी, हर डिस्ट्रिक्ट के या सिटी के मेयर हो गए। गॉट इट क्लियर? ये कहां पे आ जाएंगे? मिडिल लेवल पे। फिर उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सिटी के एमपी, एमएलए, ये सब कहां पे आ जाएंगे? ऑपरेशनल लेवल पे। और इनके नीचे कॉर्पोरेटर जो होते हैं, सभासद जो होते हैं, दे कम एट लो लेवल, क्योंकि पब्लिक से वही इंटरैक्ट करते हैं। आपने कभी सुना है कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपसे पूछने आपकी क्या समस्या है? जो आपके मोहल्ले का कॉर्पोरेटर होगा, सभासद होगा, ही इज गोइंग टू आस्क कि भाई आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है, आपको पानी की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम है। ही विल टेक अप द इशू टू द एमपी और एमएलए। बेसिकली दे विल टेक अप द इशू इन द सो कॉल्ड विधानसभा या राज्यसभा, लोकसभा। सेंट्रल का है तो लोकसभा राज्यसभा चलेगा, स्टेट का है तो विधानसभा और विधान परिषद चलेगा। उसके बाद वो इशू को कहां लेके जाएंगे? मिडिल लेवल, एंड देन टू द टॉप लेवल। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सबको समझ में आ गया? बात करते हैं हम लोग डिफेंस की। डिफेंस में जो सीडीएस होते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, क्या वो लोंगेवाला पे बॉर्डर पे जाके सनी देओल की तरह गोली चलाएंगे बॉर्डर मूवी जैसे था? नो नो नो, वो सिर्फ पॉलिसी बनाएंगे। आपने अगर वो उड़ी मूवी देखी हो, तो जो लोग वो रूम के अंदर बैठ के मीटिंग कर रहे थे, जो लोग एक एक हरकत को स्क्रीन पे वॉच कर रहे थे, दे बिलोंग टू टॉप लेवल। उसके बाद वो एक पर्टिकुलर रेजिमेंट के जो हेड होते हैं, सो कॉल्ड ब्रिगेडियर साहब वगैरह, क्या ब्रिगेडियर साहब खुद ही तोप में गोला भरेंगे? नो, दे बिलोंग टू द मिडिल लेवल। गॉट इट क्लियर? फिर उसके बाद जो इन्फेंट्री होती है हमारी, 50 लोगों की फौज है, 500 लोगों की फौज है, जो डायरेक्ट बॉर्डर पे शूट करेंगे जाकर, क्या मोबाइल से वीडियो? नो, गोली चलाएंगे। गॉट इट क्लियर? ये किस लेवल पे आएंगे? लो लेवल। तो बॉर्डर मूवी आपने देखी है, तो उसमें सनी देओल का जो रोल होता है, दैट वाज ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी। और जो लोग मशीन गन से गोली चला रहे थे वो लो लेवल। बट जरूरत पड़ने पे मेजर साहब क्या बोले, नहीं मैं तो मेजर हूं, मैं तो गन बंदूक नहीं चलाऊंगा चाहे मेरे गोली लग जाए, उन्हें भी क्या काम करना पड़ेगा? लो लेवल। समझ में आई बात की नहीं? तो ये दो लेवल्स ये समझना सबसे डिफिकल्ट होता है। समझ में आ गई सारी बातें? कंफर्म? चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर टू दिस। सो एवरी इंडिविजुअल इन द हायरार्की, हायरार्की का मतलब जो पोर्टफोलियो मिलेगा, टॉप टू बॉटम का जो स्टेटस होगा, उसको हायरार्की बोला जाता है। तो आपके घर में सबसे सीनियर कौन है भाई? दादाजी, फिर पापा, फिर आपका नंबर आता है। तो हायरार्की का मतलब द ऑर्डर, हायरार्की का मतलब द ऑर्डर। और ऑर्डर से भी अच्छा शब्द मेरे को नजर आता है, सीक्वेंस। बेसिकली द वर्ड इज सीक्वेंस। फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क,
अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बाइंड्स इंडिविजुअल्स एज सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। इसका क्या मतलब है? मार्केट में अगर आप सेल्समैन है और आपने प्रोडक्ट बेच दिया तो पैसा लाने की जिम्मेदारी आपके मैनेजर की होगी, किसकी होगी? उसी पर्सन की होगी। समझ में आई बात? गिव्स राइज टू डिफरेंट लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल सिस्टम की बात कर लेते हैं। किसी भी स्कूल की जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, दे टेक द डिसीजन। कौन सा लेवल हो गया? टॉप लेवल। देन पीपल कंप्राइजिंग द प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, देयर आफ्टर कोऑर्डिनेटर, ये सब किस लेवल पे आ जाएंगे? मिडिल लेवल पे आ जाएंगे। और उसके बाद फाइनली टीचर्स हु टेक द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी किस लेवल पे आएंगे? ऑपरेशनल लेवल पे। और उसके बाद जो क्लास 4 एम्प्लॉइज होते हैं, जो सो कॉल्ड ऑफिस स्टाफ होता है, दे कम एट द लो लेवल। तो 90% बच्चा तो यही जानता है कि हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन मैनेजमेंट? 3। तो आपको सिर्फ ऑपरेशनल तक पढ़ाया जाता है, उसके नीचे आपको नहीं पढ़ाया जाता। सुनाई पड़ गई बात? तो आपका एक दिन मन कर गया चाट खाने का, तो ऑब्वियस सी बात है घर में खुद से बनाएंगे पूरी चाट। 5 पानी पूरी खानी है, लाके खुद तलेंगे उसको पहले? नो। आप चाट की दुकान पे गए, चाट की दुकान पे वाइस प्रेसिडेंट होता है कोई? नो। जो ओनर होता है ना, वही टिक्की के तवे पे टिक्कियां तलता रहता है। वन साइड इन हिज ब्रेन वो प्लान करता है कि मेरे को बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करना है। एट दैट टाइम वो जो बाबूलाल था टॉप मैनेजमेंट में है। बट अगर वो आपको टिक्की सर्व भी कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो कहां पे आ गया? लो लेवल। तो कंफ्यूजन होता क्यों है? कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हर बच्चा जो मैनेजमेंट पढ़ता है उसका परिवार अंबानी और अडानी नहीं होता है। तो उन्होंने तो अपने घर में यही देखा है कि भाई हमारे पापा सुबह जाते हैं घर से, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो ऑफिस में, और बिजनेस है तो भी अपने ऑफिस में जाएंगे। एक दो नौकर हैं, उसको चाबी देते हैं, वो शटर उठाता है, फिर पापा मेन सीट पे बैठ जाते हैं। एक दो नौकर और रखे हैं, एक अकाउंटेंट रखा है, और मैक्सिमम चीजें कौन हैंडल कर रहा है बिजनेस में? पापा खुद ही हैंडल कर रहे हैं। तो एक सोल प्रोप्राइटर टाइप ऑफ बिजनेस में चिल्ड्रन, ये दोनों काम तो जनरली एक के पास ही होंगे जनरली। गॉट इट क्लियर? लो लेवल के लिए आप किसी को एम्प्लॉय कर लेंगे या इसके लिए एम्प्लॉय कर लेंगे, इसलिए इन चीजों को समझना थोड़ा टफ हो जाता है। बात समझ में आई? सपोज यू ओन अ पेट्रोल पंप ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम। आई रिपीट, यू ओन अ पेट्रोल पंप ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो क्या आप एज अ ओनर ऑफ द पेट्रोल पंप खुद ही लोगों की गाड़ी में फनल डाल के पेट्रोल भरेंगे और पैसा लेंगे? नो। आप सिर्फ और सिर्फ सवेरे अपने किसी मैनेजर को भेज के मीटर की रीडिंग ले लेंगे और शाम को रीडिंग ले लेंगे कि कितना पेट्रोल दिन भर में बिका है। यू विल मेक द पॉलिसी कब से लेके कब तक पंप खुलेगा, कितने फिलर्स होंगे आपके पास, कितने लोग होंगे। तो यू पार्टिसिपेट इन व्हाट? टॉप मैनेजमेंट। आपके 5-6 पेट्रोल पंप हैं, आप हर जगह नहीं जा सकते, हर जगह आपने एक मैनेजर अपॉइंट कर लिया, दैट मैनेजर बिलोंग्स टू मिडिल लेवल। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? फिर आपने एक जूनियर मैनेजर अपॉइंट कर लिया जो 3 शिफ्ट में होंगे, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट, दे विल बी एट द ऑपरेशनल लेवल। और जो गाड़ी में हवा भर रहे हैं, फनल निकाल के पेट्रोल डाल रहे हैं, दे विल बी एट द ऑपरेशनल और लो लेवल। तो बिजनेस जितना बड़ा होगा, इन लेवल्स को समझना उतना आसान हो जाएगा। नहीं तो फ्रेंचाइजी किसकी? आपका बिजनेस है ना वो। व्हाट इट क्लियर? वो तो इंडियन ऑयल का मैनेजमेंट अलग हो गया, हम एज अ पेट्रोल पंप बिजनेस आपके मैनेजमेंट की हायरार्की डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो बड़े बिजनेस में हायरार्की नजर आती है। जैसे हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, भाई बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग है। सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत मुश्किल से अप्लाई होता है ये। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के ऑफिस में चोरी हो गई, विल दे बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? नो, बिजनेस के फंड से पैसा जाएगा। बट अगर आपके बिजनेस में भगवान ना करे चोरी हो जाए, नुकसान हो जाए, तो आपकी तो घर की प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या आपके बिजनेस में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई हो पा रहा है? वन साइडेड चलता है, बोथ साइडेड नहीं चलता। 100 करोड़ के गुड्स मैंने खरीदे, गोडाउन में रखे, आग लग गई, सप्लायर तो अपना पैसा मांगेगा। इफ आई एम अ जॉइंट स्टॉक कंपनी और पैसा नहीं है, ठेंगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बट इफ आई एम अ पार्टनरशिप फर्म, इफ आई एम अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, मेरा घर बिक जाएगा इनके डेट को पे करने के लिए। तो कॉर्पोरेट कल्चर में बिजनेस एंटिटी पूरा लागू होता है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में पूरा अप्लाई नहीं होता। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? समझ गए बात को? पक्का? चलिए, कोई क्वेरी किसी की?
विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स प्लीज कंप्लीट दिस चिल्ड्रन, अपडेट कर लीजिए। तो भाई लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में बता दिया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और क्या होता है ऑपरेशनल, और कुछ टीचर इसी को लो लेवल बोल देते हैं, ये लो लेवल नहीं होता है, लो लेवल इसके भी नीचे होता है। तो सर क्यों नहीं पढ़ाया जाता? आप क्या पढ़ रहे हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं या लेवल ऑफ मैन पावर प्लानिंग पढ़ रहे हैं? पहले तो ये बता दीजिए। मैनेजमेंट। तो जो लेबर चपरासी होता है वो मैनेज करेगा कुछ? नो 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 नो, वो तो खूंटे से बंधी बकरी है, जो बोला जाएगा उसको फॉलो करना है, उसको अपना दिमाग नहीं लगाना, इसलिए वो मैनेज नहीं करता, तो वो मैनेजमेंट के लेवल में भी नहीं आता। तो आपको एकदम सही पढ़ाया जाता है, गलत नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि चौथा जो लो लेवल है वो एक्चुअली मैनेजमेंट का लेवल नहीं है, वो सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट का लेवल है। सिंगल एंटिटी में चार नहीं, सब में चार हो सकते हैं, बट वो मैनेजमेंट नहीं हुआ ना फिर। वो तो भाई जो काम आपको बोला कि आप कर दीजिए, काम खत्म, तो मैनेजमेंट कहां से आया वहां पे? तो मैनेजमेंट के लेवल हमेशा 3 ही होंगे। ओके, चलिए। सो भाई टॉप लेवल में क्या आएगा? प्रेसिडेंट आ जाएंगे, ये देखने में बुलडॉग ज्यादा लग रहे हैं, प्रेसिडेंट कम लग रहे हैं। चेयरमैन, कोई चेयरमैन ऐसे लात उठा के टेबल पे नहीं बैठता है। ओके, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, COO, ये जो IT कंपनीज होती है इनके हेड्स का आजकल एक थोड़ा सा हाइप क्रिएट कर दिया गया है और नाम दे दिया गया है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो जो IT कंपनीज नहीं होती हैं, जूते चप्पल कपड़े वाली कंपनी होती हैं, इसमें CEO चलता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो CEO और COO एक ही चीज होता है। IT कंपनीज में COO बोल दिया जाता है और वैसे CEO। तो आपने कोटक महिंद्रा बैंक का नाम सुना होगा, या महिंद्रा की जो गाड़ियां होती है इनका नाम सुना होगा। तो मिस्टर आनंद महिंद्रा जो है ये कंपनी के प्रेसिडेंट या चेयरमैन हो गए, तो ये किस लेवल में आएंगे? टॉप लेवल में आ जाएंगे। व्हाट इट क्लियर? टेरिटरी मैनेजर, पूरा नॉर्थ इंडिया कोई देख रहा है। व्हाट इट क्लियर? सर्कल हेड, सर्कल हेड मतलब सर वो सर्कल पहन लेगा अपने हेड पे? नो नो नो, एक एरिया डिफाइन कर दिया जाएगा, वहां के सारे ऑफिसर्स, वहां के सारे ब्रांचेस उसके डायरेक्शन पे काम करेंगे, तो दे बिलोंग टू मिडिल लेवल। उसके बाद जो ब्रांच हेड्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट हेड्स होंगे, दे बिलोंग टू ऑपरेशनल लेवल। और उस बैंक के अंदर, कार के शोरूम के अंदर जो क्लर्क है, जो गेटकीपर है, जो अकाउंटेंट है, जो सेल्समैन है, जो मैनेजर है, ये सब लो लेवल पे आएंगे, क्योंकि इनको कुछ मैनेज नहीं करना है, बस जो बोला गया है वो काम कर देना है। फाइन। देयर आफ्टर फंक्शन क्या होता है टॉप लेवल का? तो वेरी क्विकली अपनी कॉपी में लिखिए। कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। क्या अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी या गौतम अडानी जैसे लोग सवेरे ऑफिस 10 बजे आके शाम को 5 बजे निकल सकते हैं? नो। हो सकता है वो ऑफिस सवेरे 7 बजे ही आ जाए, हो सकता है 11 बजे आए, बट उनका जाने का कोई टाइम नहीं है। जाने का टाइम सिर्फ नौकरों का होता है, जिनका काम खत्म, छुट्टी, वो अपने घर चले गए। व्हाट इट? इनका काम बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मार्केट में स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है इनको। कॉम्पिटिटर सो एंड सो सामान बेच रहा है, तो हम कैसे डिजाइन करें अपना प्रोडक्ट कि हम हमेशा मार्केट में उससे आगे रहेंगे। सो देयर वर्क इज सेट टू बी वेरी 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 डिफिकल्ट इन नेचर। एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। मैंने आपको रिलायंस जियो का एग्जांपल दिया था ना पहले लेक्चर में, कि उनको लगा कि भाई 4G टेक्नोलॉजी तो एयरटेल के पास भी है, अगर हम सेम टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तो क्या हमको सब्सक्राइबर मिलेगा? नो। हमको ऐसी टेक्नोलॉजी लानी है जो दूसरों से सस्ती होगी। एक सिंपल सी बात है भाई, पहले महिंद्रा की गाड़ियां बहुत कम बिकती थी, बोलेरो टाइप गाड़ी में ही ये लोग ज्यादा जाने जाते थे, ऑफ रोड व्हीकल्स जिसको बोलते हैं। अब उनको लगा कि जब हुंडई मार्केट में आया, मारुति के साथ कॉम्पीट कर सकता है। देयर आफ्टर जनरल मोटर्स मार्केट में आया, मारुति के साथ कॉम्पीट कर सकता है, तो हमारी शक्ल भी देखने में मनहूस तो है नहीं, तो हम ये काम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी वे बैक 2004-5 में या 2-3 में लॉन्च की, चलने लग गई, बहुत बढ़िया। हर 2-4-5 साल के बाद वो उसको अपडेट करने लग गए, और आज हाल ये है, पाकिस्तान का जितना GDP है उससे ज्यादा गाड़ियां आधे घंटे के अंदर महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन बुक हो गई थी, और 97 वीक्स की हाईएस्ट वेटिंग है। 97 वीक्स मतलब लगभग 2 साल, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो आज आप गाड़ी बुक कराइए, आपको 1.5 साल के बाद गाड़ी मिलेगी। गॉट इट क्लियर? कितनी डिमांड है। तो ऐसा कैसे हुआ? इन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज किया कि कस्टमर चाहता क्या है। महिंद्रा की XUV 700 गाड़ी को आप देखिए, इतने भयंकर सेंसर लगे हुए हैं
कि कहीं छोटी मोटी जगह पे अगर वो खराब हो गई तो उसको घर में म्यूजियम में सजा के रखनी पड़ेगी, वहां रिपेयर होना भी उसका पॉसिबल नहीं है। तो दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे पहले किया का मतलब समझ रहे क्या किया, कुछ नहीं किया। किया मोटर्स कोरियन कंपनी है, किया जैसी कंपनी, हुंडई जैसी कंपनी, मारुति जैसी कंपनी सोचे उस प्रोडक्ट को बनाने में, हम उससे पहले उसको लॉन्च कर देते हैं। और इसके ऊपर मैं आपको एक बहुत बढ़िया केस स्टडी बताता हूं, एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इंप्लीकेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ फर्म। बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करिए, प्रोडक्ट बनाइए, सर्विस बनाइए और सोचिए आप चल पाएंगे कि नहीं। आपने बच्चों लस्सी जैसा कुछ पिया है कभी? कुछ लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलने चाह रहा हूं। बहुत समय पहले की बात है, देयर वाज अ कंपनी जिन्होंने ये देखा कि इंडिया के एक गांव से वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है। उस कंपनी ने एक कॉन्ग्लोमरेट और एक छोटा सा ग्रुप बना के उस गांव में भेजा, स्टडी करके आओ कि अगर गांव में इतनी ज्यादा डिमांड है तो इसका मतलब वहां के लोग महंगे कपड़े पहनते होंगे या सो कॉल्ड बड़े रिच होंगे, तभी वॉशिंग मशीन अफोर्ड कर पा रहे हैं। क्योंकि शहर के लोग जनरली वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, गांव वाले क्या करेंगे वॉशिंग मशीन खरीद के? वहां तो भाई परिवार में लोग इतने ज्यादा होते हैं, हर परिवार में क्रिकेट टीम है वहां पे, तो घर में ही कपड़ा धुल लो। तो जाइए वहां स्टडी करके आइए। तो टीम गई और उन्होंने स्टडी की और देखा कि एक भी घर में वॉशिंग मशीन में कपड़ा नहीं धुला जा रहा और वॉशिंग मशीन मैक्सिमम घरों में है। तो दो लोगों से पूछा गया भाई वॉशिंग मशीन का आप करते क्या है? तो उन्होंने बोला कि वॉशिंग मशीन में लस्सी बनाते हैं। भाई वॉशिंग मशीन भी तो एक तरह का मिक्सर ग्राइंडर ही हो गया। पंजाब के लोग थे, गांव का नाम ठीक से याद नहीं है, और बड़े बड़े एक एक लीटर के गिलास में वो लोग लस्सी पिया करते थे। तो आईएफबी कंपनी ने इंडिया में कदम रखे। गॉट इट क्लियर? और कुछ प्रोडक्ट्स इनके ऐसे हैं जो सिर्फ यही बनाते हैं, या एक दो कॉम्पिटिटर्स हैं, सब नहीं बनाते हैं। जैसे सर फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन आईएफबी ने सबसे पहले इन्वेंट की, अब सैमसंग और दूसरी कंपनियां बनाने लग गए हैं। डिश वॉशर आईएफबी का आता है, बॉश का आता है, एक दो कंपनी शायद बनाती है, एल्स कोई भी नहीं बनाता। माइक्रोवेव अवन इंडिया में इन्होंने बेचने स्टार्ट किए। तो उन्होंने मार्केट को एनालाइज किया, आई रिपीट मार्केट को एनालाइज किया कि हम यहां पे टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे। ऐसी ही बात करते हैं सो कॉल्ड नोकिया की। किसी जमाने में मोबाइल फोन का मतलब क्या होता था? आई रिपीट, मोबाइल फोन का मतलब होता था नोकिया। तड़ल्ले से मोबाइल बिकता था। सैमसंग ने सोचा टीवी फ्रिज वगैरह तो बहुत बेच लिए, लेट्स स्टार्ट सेलिंग मोबाइल फोन्स। धीरे धीरे गूगल जब आया, इन्होंने सोचा कि अपना भी मोबाइल फोन लाते हैं बट एप्पल को थोड़ा सा झटका देते हैं। तो इन्होंने स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कदम रखा और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया एंड्रॉयड। सबसे पहले गूगल चाचा नोकिया वालों के पास गए फिनलैंड कि भाई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है। और नोकिया का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको बोला जाता था बच्चों सिम्बियन, और सैमसंग का जो था दैट वाज कॉल्ड एज बारडा। तो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम भी अच्छा था बट उतना अच्छा नहीं था जितना एंड्रॉयड है। अब ये जिसकी दुकान चलती है वो किसी को समझता तो कुछ है नहीं। नोकिया वालों ने इनको नो किया, हमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए। देन दे वेंट टू सैमसंग। सैमसंग ने सोचा हमारी दुकानदारी तो वैसे ही चौपट है नोकिया के सामने, चलो इनके साथ हाथ मिला लेते हैं, शायद कुछ दुकानदारी बढ़ जाए। बस वही एक टर्निंग पॉइंट था जहां पे नोकिया का मोबाइल फोन मार्केट में 85 से 90% बिका करता था। आज उनकी मार्केट पार्टिसिपेशन ओप्पो और वीवो से भी कम है, 5% भी सेल का शेयर इनका नहीं है। सैमसंग ने इसी मौके पे चौका लगा दिया और चलने लग गए। तो उन्होंने क्या किया, सैमसंग वालों ने एनालाइज किया, ऐसे ही हम गए गुजरे हैं, हमारा मोबाइल फोन नोकिया के सामने कोई खरीदता तो है नहीं, चलो एक बेट यहां भी खेल जाते हैं, एक दाव खेल जाते हैं, शायद कुछ किस्मत पलट जाए। और सही में इनकी किस्मत पलट गई। अब नोकिया लाख कुछ भी कर ले बट एक बार उतनी मार्केट जब बन जाती है तो उसको किसी को भी सो कॉल्ड पे छाड़ना बहुत आसान नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? पक्का? चलिए अगला काम क्या करते हैं लोग, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोनस कितना मिलेगा एम्प्लॉय को? दीपावली पे कुछ एक्स्ट्रा दे दो। प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा? द टॉप मैनेजमेंट। दे डिसाइड द लॉन्ग टर्म गोल्स। 5G का इंडिया में जब बिडिंग हुआ, रिलायंस और एयरटेल को दोनों को पता था कि भाई हमारे पास ही कस्टमर बेस सबसे ज्यादा है। वोडाफोन को पता था हमारे ऊपर ऑलरेडी 21,000 करोड़ रुपए की उधारी है, हमको तो सरकार लाइसेंस देगी ही नहीं, कहेगी पहले अपनी उधारी क्लियर करो तब हम लाइसेंस देंगे।
तो बिडिंग के लिए जो लास्ट ईयर अक्टूबर में लाइसेंसेस मिले 5G का, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर उसके भी 5-6 महीने पहले सेटअप करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि जिस दिन हमको लाइसेंस मिले वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम स्विच ऑन करके सर्विसेज प्रोवाइड करनी स्टार्ट करते हैं। तो यही काम एयरटेल ने भी किया, यही काम रिलायंस जियो ने भी किया। बट अगर ये सोचते लेट द गवर्नमेंट गिव अस द लाइसेंस देन वील सी टू इट, तो देन वील सी टू इट में हो जाती बहुत देर। तो पहले से होमवर्क करके रखिए अपना। सुनाई पड़ गई बातें? पक्का? चलिए कंप्लीटेड फास्ट चिल्ड्रन। चलिए तो सबको समझ में आ गया। तो मान लीजिए आपको एक छोटी सी 2 नंबर की केस स्टडी क्वेश्चन में आ जाती है, मिस्टर गौतम अडानी हैज नो एग्जैक्ट टाइम टू विजिट अ पर्टिकुलर ऑफिस कंपनी। He visits the office at any time of the day and keeps sitting unless the problem laid down by the junior officers gets resolved. There is no fixed time. Full stop. Which function of the top level management is being described here? Complex and stressful management, analyze the business environment, responsible for welfare, or decide long-term goals? गलत गलत गलत। कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल डिमांडिंग लॉन्ग आवर। साफ साफ ना टाइम पे फोकस किया जा रहा है। समझ में आई बात? तो रटना तो पड़ेगा बट सही लिखना क्या, ये नहीं कि पॉइंट रट लिया, अंदर तो इंडिया गॉट टैलेंट, एग्जामिनर हैज मोर टैलेंट देन यू। समझ में आ गई बात? चलिए भाई नेक्स्ट सी टू इट। मिडिल लेवल क्या करता है? ये ब्रीफकेस लेके टहलता है। ये होते कौन है? फैक्ट्री के प्रोडक्शन हेड, रॉ मटेरियल इंचार्ज, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, कब सामान कहां से कितना आएगा। तो आपने अगर देखा हो कि भाई आपके भैया किसी कंपनी के सीए हैं और वो सीनियर ऑडिटर हैं, वो ऑडिट नहीं करेंगे। ऑडिटिंग टीम को जो काम दिया गया है वो देखेंगे कि गिवन टाइम में वो कंप्लीट हो जाए। इनको पॉलिसी नहीं बनानी है, जो पॉलिसी टॉप मैनेजमेंट बनाएगा दे हैव टू सी टू इट कि वो नीचे तक एग्जीक्यूट हो जाए। तो अगर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कोविड टाइम में सबको वैक्सीनेशन लगना है, तो चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, उसका काम है लोकल टीम को हर मोहल्ले में डिप्लॉय करके ये बताना कि घर घर जाके सैंपलिंग करिए, घर घर जाके लोगों गर्दन पकड़ के इंजेक्शन ठोकते जाइए। तो सीएमओ साहब ये काम नहीं करेंगे, ये काम उनके नीचे के मेडिकल ऑफिसर्स करेंगे। तो सीएमओ किसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे? चीफ मिनिस्टर का। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हो गए टॉप लेवल, चीफ मेडिकल ऑफिसर हो गए मिडिल लेवल, और नीचे के मेडिकल ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, ये सब क्या हो गए? ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल। और उसके नीचे हवलदार, पुलिस वाले, वार्ड बॉय, नर्स, ये कहां आएंगे? लो लेवल में आ जाएंगे। तो इनको मैनेज नहीं करना है, इनको मैनेज नहीं करना है। समझ गए? तो दिस इज कॉल्ड एज मिडिल लेवल। लिख लीजिए 2 लाइन इसके ऊपर। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन हेड्स, फाइनेंशियल हेड्स, आप ये लिख सकते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स। डिपार्टमेंटल हेड्स शब्द देख दीजिए, इसमें सब आ जाएंगे। ओके, तो अगर हम बात करते हैं स्कूल की, तो कॉमर्स सेक्शन के जो कोऑर्डिनेटर हुए वो मिडिल लेवल में आ गए, साइंस सेक्शन के जो कोऑर्डिनेटर हुए वो मिडिल लेवल पे आ गए, ह्यूमैनिटीज सेक्शन के जो कोऑर्डिनेटर हुए वो मिडिल लेवल पे आ गए। उनके नीचे के जो टीचर्स होंगे दे विल बी एट द ऑपरेशनल लेवल। और अगर कोऑर्डिनेटर भी टीचर है तो वो मिडिल लेवल में भी है एज वेल एज ऑपरेशनल में भी है। हाई कोर्ट की बात करते हैं, ढेर सारे जजेस होते हैं बट उनका भी एक टॉप बॉस होता है, क्या बोलते हैं उनको? चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूरी जुडिशरी की जब हम बात करेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जो होंगे वो मिडिल लेवल में ही आएंगे। तो सर टॉप लेवल में कौन आएगा? टॉप लेवल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री आएगा। आई रिपीट, टॉप लेवल में सर कॉन्स्टिट्यूशन तो एक डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल डॉक्यूमेंट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन टॉप लेवल में हो गया। जो जजेस हो गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये हो गए मिडिल लेवल में, और उनके नीचे के जो जजेस हो गए दे कम इन ऑपरेशनल लेवल। और वकील हो गए, रजिस्ट्रार हो गए, टाइप करने वाले हो गए, जो डायरेक्ट पब्लिक से इंटरैक्ट करेंगे, ये किस लेवल पे आएंगे? लो लेवल पे। कंफ्यूजन तो नहीं होगा? पक्का? चलिए, इनके भी कुछ काम होते हैं सर, क्या करेंगे? छोला भटूरा खाएंगे? दे विल सी टू इट कि कहां पे कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। अब अगर क्वेश्चन आपको एक केस स्टडी टाइप आए, इट वाज द ड्यूटी ऑफ मिस्टर घनश्याम सिंह टू डिसाइड हाउ मेनी टीचर्स आर रिक्वायर्ड and report the same to the managing body of the school so that necessary advertisement for recruitment can be published in the newspaper.
मिस्टर घनश्याम इज इन्वॉल्व इन विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि इन्हीं का काम क्या है? मैन पावर प्लानिंग का, कितने लोग चाहिए लाइकवाइज। समझ में आया? तो घर में शादी ब्याह का मामला है तो दादा दादी जी टॉप लेवल में आ गए, किसको कार्ड देना है, कितने गेस्ट आएंगे, लिस्ट बनाने क्या हम दादाजी करेंगे? नो नो नो, अब उनकी उम्र ये सब नहीं है, अब वो सिर्फ पॉलिसी बना रहे हैं घर की, तो ये काम पापा मम्मी के जिम्मे है, तो दे बिलोंग टू व्हाट? फंक्शनल लेवल। फिर उसके बाद पापा मम्मी भी कार्ड बांटने निकले, आप भी कार्ड बांटने निकले, अब ये कौन सा लेवल हो गया? ऑपरेशनल। अंडरस्टूड? thereafter assign necessary duties and responsibilities to them। किसका क्या काम है? डायरेक्टिंग वर्ड एक सुना था ना हम लोग ने, डायरेक्टिंग वर्ड हर लेवल पे होता है नीचे वाले लेवल को छोड़ के। तो टॉप लेवल डायरेक्ट करेगा मिडिल को, और मिडिल लेवल डायरेक्ट करेगा ऑपरेशनल, और ऑपरेशनल को नीचे डायरेक्ट करना पड़ेगा लो, बट लो लेवल को डायरेक्ट नहीं करना किसी को आगे। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द पीपल, जिनको हमने नौकरी पे रखा है। कोऑपरेट विद द डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। फाइनेंस डिपार्टमेंट सबके साथ लड़ाई करता रहता है। मार्केटिंग वालों को पैसे की जरूरत है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कंपनी का बिल पे करना है, और फाइनेंस वाले नाटक कर रहे हैं। चल पाएगा ऑर्गेनाइजेशन ठीक से? नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि जब तक एडवर्टाइजिंग कंपनी का बिल क्लियर नहीं करेंगे, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें नेसेसरी सामान देंगे नहीं। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। ये फर्स्ट लाइन मैनेजर कौन होते हैं? ब्रांच मैनेजर हर बैंक का इंस्ट्रक्शन लेगा रीजनल मैनेजर से। तो मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 800 ब्रांचेस हैं, उन 800 ब्रांचेस के कुल 4 हेड्स बना दिए गए, 200 ब्रांच का एक एक हेड। तो वो जो हेड है वो खुदा के लोगों का अकाउंट खोलेगा? नो नो नो, वो बताएगा भाई आपका बैंक पर्टिकुलर एरिया में है, वो बिजनेस एरिया है, बिजनेसमैन की दुकानें वहां खुलती 11:30 बजे हैं, तो बैंक की ब्रांच सुबह 9 बजे खोल के वहां अंडे देगा मैनेजर? नो, बैंक वाला मैनेजर भी ब्रांच कितने बजे खोलेगा? 11 बजे खोल लेगा। 11:30 बिजनेसमैन आए, शाम को बिजनेसेस 7:30 बजे तक चलते हैं, तो ब्रांच मैनेजर 9 से 5 ब्रांच नहीं रन करेगा, वो 11 से 7 ब्रांच रन करेगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है। एयरपोर्ट पे भी बैंक के कैनोपीज और आउटलेट्स होते हैं। अब अगर किसी पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे ज्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट्स रात में आती हैं, तो वहां पे सवेरे 9 बजे से शाम को 4 बजे तक तो 2 फ्लाइट लैंड होती है, और शाम को 5 बजे से अगले दिन सवेरे 9 बजे तक 200 फ्लाइट लैंड होती है। तो वहां पे ऑफिसर्स का ज्यादा रिक्रूटमेंट कब करेंगे? नाइट शिफ्ट में, क्योंकि जरूरत हमको वहां पे है। तो ये काम कौन डिसाइड करेगा? रीजनल लेवल। और ये इंस्ट्रक्शन किसको देगा? उन लोगों को जो वहां पे कैनोपी लगा के या डिपार्टमेंट खोल के बैठे हुए हैं। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का मतलब होता है जो सीधे पब्लिक से इंटरैक्ट करते हैं। दिस इज द रिपीट पॉइंट बेसिकली। तो सबको समझ में आ गया कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है? नहीं समझ में आया? पक्का? चलिए, मैकडॉनल्ड्स कभी आप गए, आपने ऑर्डर प्लेस किया, गलती हो गई, तो वो अपने मैनेजर को बुला के लाते हैं कि सर इसको ठीक कर दीजिए। तो वहां पे जो मैनेजर है ये मिडिल लेवल पे होगा। बट जो लोग आपका ऑर्डर ले रहे हैं, जो किचन में फूड कुक कर रहे हैं, जो झाड़ू पोछा कर रहे हैं, ये किस लेवल में आएंगे? ये सब लो या ऑपरेशनल लेवल पे आ जाएंगे। समझ में आ गई बात? पक्का? चलो, तो अगली क्लास में वील बी डूइंग ऑपरेशनल लेवल में कौन कौन आएगा। सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, सुपरवाइजर। कभी टेलीफोन डिपार्टमेंट के ऑफिस में गए होंगे, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए होंगे। तो जिन लोगों के साथ पब्लिक का हमारा आपका इंटरेक्शन होता है, तो हम हमेशा किससे मिलते हैं? ऑपरेशनल लेवल के लोगों से मिलते हैं। बैंक में आप अकाउंट खुलवाने गए, आप क्या बोलेंगे? बुला के लाओ अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब को, उनसे कहो हमारा खाता खोले। ऐसे बोलेंगे आप? नहीं बोल सकते आप, ऐसी क्या बात है। बट वो वाइस प्रेसिडेंट साहब आपका अकाउंट ओपन करने नहीं आएंगे, बैंक का कोई क्लर्क होगा जो ये काम आपके लिए करेगा। आपको अपने घर में एयरटेल का इंटरनेट कनेक्शन लगवाना है, आप क्या बोलेंगे? जाओ सुनील भारती मित्तल को बुला के लाओ, पोल पे चढ़ के पहले तार चिपकाएं, तब हम कनेक्शन लेंगे। विल इट बी लाइक दैट? नो। तो आपने जिससे हेल्पलाइन पे बात की वो मिडिल लेवल का आदमी था, उसने डायरेक्ट किया द फील्ड एरिया वर्कर्स, जो पोल पे सीढ़ी लगा के चढ़ते हैं, तार आपके घर तक खींच के लाते हैं और इंटरनेट ऑन करते हैं। तो वो किस लेवल के लोग होंगे? इस लेवल के लोग होंगे, ऑपरेशनल या लो लेवल। समझ में आ गई बात? चलिए, तो आज की सेवा यही समाप्त होती है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक अंगूठा लगा दीजिएगा यूट्यूब पे।